हरिराम एक गरीब किसान था। उसका एक बेटा था पवन। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। अब घर में केवल दो ही लोग बचे थे। पवन पढ़ने में बहुत ही तेज था। हरिराम को उससे बहुत उम्मीदें थी। हरिराम के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वह उसी में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, परंतु इसके बावजूद उसने अपने बेटे की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। हरिराम की कमर इसी परिवार को बोझ उठाते उठाते झुक गई थी। मगर जिम्मेदारियों ने भी मानो कसम ही खा रखी थी कि वो कभी खत्म ना होंगी। खेत में बोई कुछ सब्जियों से आज के लिए कुछ ताजी सब्जियां लेकर हरिराम जैसे ही घर की तरफ मुड़ा, अपने झोपड़े के पास लगी भीड़ को देख किसी अनहोनी के डर से उसने अपने कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ा दिए। नजदीक आते आते लोगों के चेहरे पर छाई खुशी देख हरिराम को थोड़ी राहत तो हुई, मगर जिज्ञासा कम ना हुई। उसे जानने की जल्दी थी कि इतने लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। तभी उसके दो पड़ोसियों ने हरिराम को पीछे से उठा लिया और खुश होते हुए बोले, हरिराम, अपना बेटा पवन बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन गया है। तब तक हरिराम का बेटा पवन भी झोपड़े से बाहर निकल हरिराम के पैर छूते हुए बोला, पिताजी, मेरा चयन जिला अधिकारी के पद के लिए हो गया है। हरिराम ने एक हाथ से सब्जियां पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अपने सर पर रखी पगड़ी को संभालते हुए आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा, मानो हरिराम पूछ रहा हो, तू क्या बन गया है बेटा, मैं समझा नहीं। मगर खुशी का माहौल इतना था कि हरिराम के प्रसन्न लोगों की खुशी भरी आवाजों के बीच कहीं गुम हो गए। आज पवन को घर से गए काफी समय हो गया, मगर हरिराम को आज भी नहीं पता कि उसका बेटा क्या बन गया है। पवन ने शहर में ही शादी कर ली थी। उसकी पत्नी सुनीता बहुत ही समझदार और दूसरों की इज्जत करने वाली औरत थी। गांव के कुछ लोग पवन की शादी में शामिल होने के लिए गए। उन्होंने शादी का इतना बड़ा और चमक दमक वाला आयोजन कभी नहीं देखा था। उन्होंने गांव में लौटकर बताया, जिससे गांव में उनका रुतबा और इज्जत और भी बढ़ गई थी, जिसकी हरिराम को कतई आदत ना थी। अब उसकी झोपड़ी में सुख सुविधाएं पहले से ज्यादा हो गई है। अब हरिराम के पास एक छोटा सा मोबाइल फोन भी आ गया है, जिस पर कभी कभी पवन का फोन आ जाया करता है। पवन शहर से फोन करता तो पिता के कानों में बेटे की आवाज ही उसके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। मगर एक बात का उसे अफसोस भी है कि उसका बेटा अब उसके पास साल में एक या दो बार ही कुछ घंटों के लिए ही आता है। बहू और बच्चे भी कभी कभी उसके घर आते हैं, मगर पवन जब भी घर आता अक्सर फोन पर ही बातें करता रहता। उसकी इन बातों के चलते एक बार तो हरिराम ने उसका फोन बीच में ही छीन कर एक तरफ रख दिया। तब जाकर हरिराम को अपने बेटे के साथ खाना खाने को मिला। पवन का कल फोन आया था, वह कार भेजने वाला है जिसमें बैठकर हरिराम पहली बार अपने बेटे के घर जाएगा। इसी उत्सुकता के चलते हरिराम आज पूरी रात सो नहीं पाया। हरिराम ने फटाफट अपने थैले में कुछ धोती कुर्ते और अपनी दो पगड़ी भी अपने साथ रख ली, जिनको वह हमेशा अपने साथ ही रखता था। आज सुबह एक सफेद रंग की बहुत बड़ी गाड़ी उसके झोपड़े के पास आकर रुकी। एक पुलिस वाला दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हरिराम को एहसास हो गया कि उसका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। कार की पिछली सीट बहुत गद्देदार और मुलायम थी। हरिराम को इतनी गद्देदार सीट की आदत नहीं थी। उसे तो सरकारी बसों के सख्त तख्तों का ही पता था। कार के शीशों पर सफेद कपड़े के पर्दे लगे थे। हरिराम का मन था इन पर्दों को हटाकर बाहर का नजारा देखे, मगर फिर उनको छूने से कहीं पर्दे मैला न हो जाए, बस यही सोचकर चुपचाप बैठा रहा। गांव वाले सड़क किनारे खड़े बड़ी उत्सुकता से उसको कार में जाते हुए देखते रह गए। तेज दौड़ती कार के शीशे से आती ठंडी हवा से गद्देदार सीट पर बैठे हरिराम को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक झटके के साथ कार रुकी। हरिराम की आंखें खुली। तब कार एक बहुत बड़े बंगले के आंगन में खड़ी थी। हरिराम ने सुना तो था उसके बेटे का बंगला बहुत बड़ा है, मगर आज वह अपनी आंखों से पहली बार देख रहा था। पवन और बहू सुनीता ने कार के पास आकर खुद हरिराम का स्वागत किया और उन्हें बंगले के अंदर लेकर आए। घर की शान देखने लायक थी। चारों तरफ नौकरों की चहल पहल, शानदार गलीचे, ऊंची ऊंची दीवारें, सब कुछ एक सपना सा लग रहा था कि तभी बहू सुनीता हरिराम का हाथ पकड़कर एक बड़े से कमरे में पलंग पर ले जाकर बैठाती हुई बोली, पिताजी, आज से यह आपका ही कमरा है। आप यहीं आराम कीजिए।
मैं नौकरों के हाथ आपके लिए गर्म पानी और चाय भिजवाती हूँ। पेड़ के नीचे चादर बिछाकर करवट बदलने पर खेत की गीली मिट्टी में गद्दे का एहसास ढूंढने वाली हरिराम की कमर इस मुलायम गद्दे पर अलट पलट कर मिट्टी की उसी कठोरता को ढूंढ रही थी जिसकी अभी तक हरिराम के शरीर को आदत थी। मगर इन सुख भरे पलों में पूरी रात मिनटों में बदल कर निकल गई। उसे लगा जैसे आधे घंटे में ही पूरी रात निकल गई थी। हरिराम की जब आंख खुली तब तक बेटा पवन अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। शाम की चाय मेज पर हरिराम का इंतजार कर रही थी। यह उनके बेटे का उनके प्रति प्यार ही था कि हरिराम की आंख खुलने तक बंगले में किसी को ऊंची आवाज में बात करने या आवाज लगाने की इजाजत भी नहीं थी। आज पहला दिन था। सुबह सुबह हरिराम ने अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले उठते ही अपनी पगड़ी को टटोला और सिर पर पहनकर एक दो बार इधर उधर सरकाया, मानो सर पर पगड़ी को ठीक करने के बजाय वो अपने शरीर का संतुलन ठीक कर रहा हो। पगड़ी के बिना हरिराम का मानो दिन ही शुरू नहीं होता। सुबह के 9 बजने को थे। हरिराम इतनी देर तक कभी नहीं सोता था। शायद यह मन और शरीर का सुख ही था जो वह इतनी देर तक सोया रहा। हरिराम ने अपनी छड़ी उठाई और बंगले से बाहर की तरफ निकल पड़ा। बंगले के बाहर एक माली बंगले के फूलों और पेड़ों की निराई गुड़ाई में लगा था। जिंदगी भर खेतों से जुड़े रहे हरिराम को सिर्फ यही एक आदमी अपने लायक लगा। हरिराम अनायास ही उसकी तरफ चल पड़ा। हरिराम को अपनी तरफ आता देख रामू माली ने बड़ी आदर के साथ झुककर नमस्कार किया। शायद वह जानता था हरिराम बड़े साहब के पिता हैं। कुछ ही मिनटों की बात के साथ ही हरिराम को पता चला रामू माली अपने पड़ोस वाले गांव का ही है। पूरे बंगले में एक वही व्यक्ति था जो न केवल हरिराम की तरह पगड़ी पहने था बल्कि हरिराम खेत खलियान की बातें भी सिर्फ उसी से कर सकता था, जिसके चलते रामू के लाख मना करने के बाद भी हरिराम उसी के साथ बैठकर बंगले के लान की साफ सफाई के साथ साथ बातें भी करने लगा। सर्दियों की मीठी धूप में काम करते हुए बातें करते देख ऐसा लग रहा था मानो हरिराम को कोई अपना छोटा भाई मिल गया हो। हरिराम उसके साथ मन भरकर बातें करता और खेत खलियान की बातों में उसका अक्सर पूरा दिन निकल जाता। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। आज फिर हरिराम रामू के साथ बंगले के बगीचे में निराई गुड़ाई करते हुए कुछ बातें कर ही रहा था कि अचानक घर में पवन की कार ने प्रवेश किया, जिसे देखते ही रामू उठ खड़ा हुआ। घर पर अचानक आए पवन ने देखा आंगन में बैठे उनके पिताजी और माँ दिख रहे थे। पवन को बहुत बुरा लगा। एक पल के लिए उसे लगा मानो उसके पिता ने उसकी बेइज्जती कर दी हो। गुस्से का घूंट पीकर पवन सीधा घर के अंदर वाले कमरे में गया और पत्नी सुनीता को गुस्से से बोला, तुमने बताया नहीं पिताजी को उन्हें माली और चौकीदारों के साथ नहीं बैठना चाहिए। आखिर वह एक जिलाधिकारी के पिता हैं। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ। पिताजी में और माली में कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा था। सुनीता ने बताया कि मैं कई बार इशारों में पिताजी को कह चुकी थी कि आप साहब के पिता हैं। आपका माली और चौकीदारों के साथ यूं उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, मगर शायद वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। आखिर मेरी भी एक सीमा है। अब पवन के पास कोई उत्तर नहीं था। पवन खाना खाकर लौट तो गया, मगर उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया था। पवन आज ऑफिस से लौटते समय अपने पिता के लिए कई तरह के पैंट और शर्ट लेकर आया और हरिराम के कमरे में जाकर उनके पास बैठकर बड़े प्यार से कपड़े देते हुए कहा, पिताजी आज से आप यह कुर्ता धोती या ये पगड़ी नहीं पहनेंगे। आज से आप भी मेरी तरह पैंट और शर्ट पहनेंगे। देखिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी नई पैंट शर्ट लेकर आया हूँ। हरिराम चुप था। वो दोपहर में ही समझ गया था कि उसके बेटे को माली के साथ इस तरह बैठना पसंद नहीं आया। मन ही मन अपनी गलती को लेकर वह दुखी भी था, लेकिन इस गलती का परिणाम ऐसा होगा ऐसा हरिराम ने सोचा भी नहीं था, जिसमें उसे अब कुर्ता धोती और पगड़ी नहीं सिर्फ पैंट शर्ट ही पहननी है। अचानक पैंट शर्ट वह कैसे पहनेगा? हरिराम के पास कोई और चारा भी तो नहीं था। उसने बुझे मन से एक बार पवन की तरफ देखा और खुद को समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे। पवन खुश था। अब उसके पिता किसी माली की तरह नहीं बल्कि एक शहर के पढ़े लिखे बुजुर्ग की तरह दिखेंगे। अब हरिराम बेटे पवन की इच्छा के अनुसार रोज सुबह नहाकर पैंट शर्ट ही पहनता, मगर अब वो बंगले से बाहर नहीं निकलता। बस अपने कमरे की खिड़की पर ही खड़ा होकर बाहर की हरियाली देखता रहता। इतना ही नहीं,
हरिराम का हाथ कई बार अपने आप ही सिर पर पगड़ी ठीक करने के लिए पहुंच जाता, मगर वहां कुछ ना पाकर उसका हाथ गंजी खोपड़ी से घूमकर खाली वापस आ जाता। हरिराम अब माली से बैठकर बातें भी नहीं करता। उसकी दिनचर्या उस कमरे तक सीमित रह गई थी। हरिराम की दिनचर्या में आए इस परिवर्तन को उसकी बहू सुनीता ने भी भांप लिया और एक शाम खाने की मेज पर बैठे पवन से कहा, पिछले एक हफ्ते से जब से पिताजी ने पैंट शर्ट पहनना शुरू किया है, तब से वे उदास उदास से रहते हैं, अपने कमरे से बाहर भी नहीं आते। मैंने कई बार उनको अनायास ही अपने सर पर खाली हाथ फिराते हुए देखा है, मानो अपने मन को समझा रहे हो कि उनके सर पर अभी भी पगड़ी है। पवन ने सुनीता को बीच में रोकते हुए बोला, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने पिता को माली की तरह रहते हुए नहीं देख सकता। आखिर मैं मेहनत कर इस मुकाम पर अपनों के लिए ही तो पहुंचा हूं। उनको सुख देना अब मेरी जिम्मेदारी है। सुनीता चुप थी। हरिराम को गांव छोड़े अब लगभग 1 महीना हो चुका था। उसे अब रह रहकर गांव की याद आ रही थी। आज हरिराम ने अपना पुराना धोती कुर्ता ही पहना था। वह आज सुबह कुछ ज्यादा जल्दी ही उठ गया था। पिछले 1 हफ्ते से रखे धोती कुर्तों को उसने कल शाम को ही अपने हिसाब से जमा कर रख लिए थे। सुनीता उन्हें धोती कुर्ते में देखकर खुश थी, मगर साथ ही उसे डर भी था कि पवन अगर देखेगा तो नाहक ही पिताजी पर नाराज होगा। पवन आज दोपहर का खाना खाने देरी से ही आया। रोज की तरह अपने पिता को उसकी आंखें खाने की मेज पर ढूंढ रही थी। पवन ने सुनीता की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, पिताजी कहाँ हैं? सुनीता को याद आया नाश्ते के बाद उसने भी पिताजी को नहीं देखा था। वह विचलित सी कमरे की तरफ दौड़ी। न जाने क्यों उसे किसी अनहोनी का डर था। मन ही मन डर भी रही थी कि आज पिताजी ने अचानक धोती कुर्ता क्यों पहना था, जिसके बारे में वह पवन को बताना भी नहीं चाहती थी। हरिराम कमरे में नहीं था। बदहवास सुनीता दौड़ती हुई पवन के पास आई और घबराते हुए बोली, पिताजी कमरे में नहीं है क्या? आश्चर्य से भरे पवन ने खाना छोड़ा और पैर पटकते हुए बाहर की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या पिताजी बाहर आंगन में हैं? दरवाजे पर खड़ा पुलिस वाला दौड़ता हुआ पवन के पास आया और बोला, साहब बाबूजी तो सुबह ही निकल गए। सुबह निकल गए? किधर? पता नहीं सर, उन्होंने नहीं बताया। गुस्से में दांत पीसता पवन वापस अपने पिता के कमरे की तरफ दौड़ा। वहां कुछ नहीं दिख रहा था। जिज्ञासावश उसने पिता का तकिया हटाया। तकिए के नीचे एक कागज रखा था। पवन उसे पढ़ने लगा। पवन मेरे बेटे, तुमने और बेटी सुनीता से मुझे खूब स्नेह मिला। तुम दोनों ने मेरा खूब ख्याल रखा। मैंने तुम्हारी इच्छानुसार अपने आप को ढालने की बहुत कोशिश की, मगर तमाम उम्र मैंने खेत खलियान में ही गुजारी है। मेरा मन दिन प्रतिदिन खुद से दूर होता जा रहा था। मैं सोचता हूँ जीवन के इन अंतिम दिनों में मैं अपनी खुशी के साथ जी लूं। मैं अपनी पगड़ी के साथ अपने घर जा रहा हूँ। जहाँ तुम मेरे पास आओगे तो हमेशा की तरह अब भी बिना शर्त उस घर में अपनी मर्जी से और अपनी सुविधा के अनुसार रह सकोगे। पश्चाताप से भरकर पवन की आंखें भर आई। अब उसकी समझ में आ रहा था, जिसे वो अपने पिता के लिए सुख सुविधा समझ रहा था, वो तो उनके लिए कैद थी। उसके हाथों से वह कागज का टुकड़ा छूटकर लहराते हुए इधर उधर हवा में मंडराने लगा था, मानो वह कागज भी हरिराम की तरह अपनी आजादी की खुशी में झूम रहा हो। पवन गहरे दुख में डूब गया था। उसे अब लग रहा था कि उसने अपने पिता पर अपनी मर्जी थोपकर अच्छा नहीं किया। उसे समझ में आ गया था कि पिताजी को अब इस उम्र में शहरी जीवन रास नहीं आएगा। यहाँ शहर की बजाय गांव में वे अपना जीवन खुशी से और शांति से बिता सकते हैं। उसने रात को अपने पिता से फोन किया और अपने किए के लिए माफी मांगी और साथ ही अपने पिता से वादा किया कि वह 1 महीने में 2 बार उनसे मिलने के लिए गांव में आएंगे और पूरी रात उनके साथ बिताएंगे। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कृपया कहानी को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।